बंधु अमरत्व के लिए एक कथा या गीत बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। सुनो बंधु अमरत्व के लिए एक कथा या गीत बहुत है। बंकिम चंद्र नहीं थे कोई गीतकार जाने पहचाने। क्या बात है। बंकिम चंद्र नहीं थे कोई गीतकार जाने पहचाने, पर वंदे मातरम गीत के कारण उनको दुनिया जाने। क्या बात है। वैसे गीत लिखे जाने की प्रथा पुरानी मीत बहुत है। क्या बात है। और सुनो बंधु अमरत्व के लिए एक कथा या गीत बहुत है। क्या बात है। केवल कुछ कहानियां लिखकर अमर हुए चंद्रधर गुलेरी। वाह। केवल कुछ कहानियां लिखकर अमर हुए चंद्रधर गुलेरी, और एक पूस की रात दे गई प्रेमचंद्र को यश की ढेरी। क्या बात है। केवल है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार। आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड में मैं आज उपस्थित हूँ डॉक्टर रामश्रेया शर्मा जी के साथ। जी हाँ, जिन्हें आपने अभी तक कई रचनाओं के माध्यम से सुना है, जो एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए सेवानिवृत्त हुए। आज उन्हीं के साथ आज मैं उपस्थित हूँ। सभी आज तक उनके व्यक्तित्व से, उनकी रचनाओं से मुखातिब थे। आज उनसे वार्तालाप करते हुए बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे कि उनकी सेवाएं कैसे रहीं, कहाँ कहाँ वो पदस्थ थे और किन किन परिस्थितियों में उन्होंने साहित्य की रचना की। तो चलिए, मैं आज आप सभी का अभिनंदन करते हुए प्रणाम करती हूँ दादा आपको। तो ऐसा है कि मैं जब से जानने लायक हुआ जी, तो पहली जानकारी मुझे ये मिली जी, कि मेरे पिता नहीं हैं। जी, मुझे, मेरे पास न उनकी तस्वीर है न कुछ है। 2 किताबें हैं आयुर्वेद की, जी, और 1-2 पेड़ थे जो उन्होंने लगाए थे जी, आम के। जी। तो उस नाम से एक कहानी संग्रह भी है। अच्छा। पिता का आम्र वृक्ष। अच्छा। तो पहली जानकारी मुझे ये हुई, मेरे पिता शिक्षक थे और मेरे दादा इतने पुत्र शोक से विह्वल थे कि वो नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ूं। उनको लगता था कि पढ़ना अशुभ है। मेरा बेटा पढ़ा लिखा था, सरकारी नौकरी में था, उसकी मृत्यु हो गई, ये भी कहीं न मर जाए। तो वो मुझे जाने नहीं देते थे स्कूल। मेरा परिवार, मेरे दादाजी का परिवार बहुत बड़ा है, उसके सब बच्चे जाते थे स्कूल, और शाम को लौट के बताएं कि आधी छुट्टी में हम ये खेल खेले, हमने ऐसा ऐसा किया। फिर रास्ते में लौटे तो हमने इनके यहाँ से अमरूद तोड़े, इनके यहाँ से आम तोड़े, ये सब बातें करते थे। तो मुझे भीतर से लगता था कि मैं ही अभागा। जी। तो उन लोगों ने कहा कि देखो यार, तुम्हारे दादाजी तुमको इतना चाहते हैं कि वो कुछ न कहेंगे, तुम चलो। तो मैं जाने लगा उनके साथ स्कूल। शिक्षक थे नई गढ़ी के एक विश्वेश्वर प्रसाद मिश्र, वो शायद मेरे पिताजी के साथ रहे होंगे कभी। जी। वो पढ़ाते थे, पहली क्लास में उन्होंने लिखना सिखाया, और जब वो पूछते थे तो तुरंत उत्तर मैं देता था। तो उन्होंने 1-2 बार मेरी बड़ी तारीफ कर दी। पास बुलाए, सर पे हाथ फेरा और बोले कि बहुत अच्छे, तुम तो बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। मैं खुद अब इतनी तैयारी कर लेता था कि क्लास में प्रथम रहता था। फिर 5वीं बोर्ड था,
तो उसमें 25-26 स्कूल का सेंटर था नई गढ़ी। ठाकुर गोपाल शरण सिंह कवि की जन्मस्थली। तो वहां हम लोग परीक्षा देने जाते थे। हमारे एक दूसरे गुरु थे तुलसीदास पंडित जी। मैंने उन शिक्षकों से इतना पाया है कि मैं उनका कभी ऋण नहीं हो सकता। तो वो जब तक परीक्षा चली पूरी रात में हम लोगों को बुलाते थे स्कूल क्या, एक सज्जन ने घर दे दिया था ओसारी में जी। वहां पढ़ाते थे, सवेरे परीक्षा दिलाने ले जाते थे। वो भी मेरे पिता के मित्र थे। तो जब 25 स्कूलों में मैंने टॉप किया तो वो रो पड़े। क्या बात है, भावुक हो गए। और फिर 6वीं 7वीं 8वीं मैंने वहीं से किया। मां सरस्वती की कृपा थी, शिक्षकों की कृपा थी कि मैं अपनी क्लास में पहले तो स्कूल में नंबर 1 रहता था, फिर अपने सब्जेक्ट में नंबर 1 रहता था, और ये जिंदगी भर रहा। 8वीं या 7वीं क्लास में पहली बार मैंने तुकबंदी की। अच्छा। हाँ, मतलब कोई एक लेख दिया था। हाँ। जंगल या वन के ऊपर हमारे शिक्षक ने, तो उसमें मैंने वो कविता लिखी थी। वो लोग बड़े खुश हुए। फिर उसके बाद जब मुझे एक कवि के रूप में पहचान मिली तो मैं कॉलेज में था, ये ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, इसी में पहले विज्ञान महाविद्यालय भी था। अच्छा। हाँ, विज्ञान केवल वहीं पे था। हाँ जी। फिर बाद में जब, और जहाँ अब मॉडल कॉलेज है वहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज था। अच्छा। बाद में फिर ये शिफ्ट हो गए थे। जी। तो वहाँ मैं और गिरिजा शंकर शुक्ल गिरीश हम लोग साथ में थे। अच्छा। तो वो साहित्य सचिव थे महाविद्यालय में। उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी थी जी। और एक कविता का शीर्षक दिया कि यदि तुम्हें है चाह तो उनको संभालो। हाँ, क्या बात है। यदि तुम्हें है चाह तो उनको संभालो। मैंने भी अपनी कविता लिख करके दे दी और फर्स्ट प्राइज मिला। क्या बात है। तो एक कवि के रूप में मतलब थोड़ा बहुत लोग जानने लगे। फिर ये मैंने बहुत ढूंढवाया, बहुत कोशिश की। उस समय एक मैगजीन निकलती थी वहां से, विज्ञान रश्मि। अच्छा। उसमें वो छपी थी कविता। मैंने गिरीश से भी कहा ढूंढो यार, उनको भी नहीं मिली। बड़ी कोशिश की, वो मिल नहीं पाई जी। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर शुरू में एमएससी करने के बाद, जैसे मैं साफ बताऊं तुमसे कि मैं पढ़ ही नहीं पाता। क्या बात। मेरे पास इतने साधन नहीं थे कि मैं कॉलेज में पढ़ पाता। पर यहाँ हायर सेकेंडरी, मतलब मेरे मामा रहते थे बौदाबाग में, उनके बच्चे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि थ्रू आउट टॉपर है तो बच्चों को मदद मिल जाएगी। तो उन्होंने 10वीं 11वीं में रख लिया था मुझे। 11वीं बोर्ड होता था पहले। तो 11वीं में केंद्र सरकार ने एक साइंस टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप की परीक्षा करवाई थी। उसमें मैं बैठा था और अगर गुजरात में एक इंटरव्यू था, अगर वहां गया होता तब तो सेंट्रल की स्कॉलरशिप मिलती। अच्छा। पर मुझे कौन ले जाता है एक अनाथ बच्चे को, जबकि गवर्नमेंट टीए डीए सब दे रही थी, कोई ले नहीं गया। तो मुझे एमपी गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी 60 रुपए महीने। पर तब भी दिक्कत ये थी कि वो स्कॉलरशिप मिलती थी मई जून में। तो एक दिन मैं ऐसे बाजार से जा रहा था तो मेरे एक शिक्षक कृष्णदत्त शर्मा जी, अब वो नहीं है इस दुनिया में,
वो मिल गए, बोले कि कॉलेज में एडमिशन तो लोगे ना। तो मैंने कहा कि सर मेरे पास एक पत्र आया है 60 रुपए महीने उसमें स्कॉलरशिप मिलेगी। तब 60 रुपए बहुत थे 63-64 के जमाने में। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि मैं एडमिशन तो ले लूं, पर साल भर का मेरा खर्च घर, मामा ने तब अपने यहाँ रहने से मना कर दिया था, क्योंकि थोड़ा समय उद्दंड था। उद्दंड इस मामले में कि जब उनके बच्चे नहीं पढ़ते थे तो मैं उनको पीट पाट देता था, और वो ऐसे रोते थे जैसे उनका गोली लगी। हाँ। तो स्वाभाविक है, माता के हृदय मामी होना चाहिए, स्वाभाविक। तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने सर से कहा कि मैं कहाँ रहूंगा, खर्च मान लीजिए कि मैं गांव से अपना सीधा पानी ले आऊंगा, पर बाकी खर्च कैसे चले। उन्होंने कहा देखो तुम चिंता मत करो, तुम हर महीने जितना खर्च लगे मुझसे ले जाया करना, और लास्ट में जब तुम्हारी स्कॉलरशिप मिले तो मेरी पासबुक ले लेना, उसमें जमा कर दिया करना। पढ़ो लेकिन एडमिशन ले लो। लिया मैंने, और तब फर्स्ट ईयर के बाद मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाना होता था। अगर आपने फिजिक्स और इंग्लिश एक्स्ट्रा ली है तब, तो वो ली मैंने सब्जेक्ट। पढ़ाई से मैं कभी डरता ही नहीं था। मतलब पहले पीएमटी नीट वगैरह नहीं होता था, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट के आधार पे एडमिशन होता था मेडिकल कॉलेज जी। और यहाँ इस रीवा मेडिकल कॉलेज में नंबर 1 पे मेरा एडमिशन हो रहा था। लेकिन फिर वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग नौकरी में थे, मेरे दोनों मामा नौकरी में थे, मेरी माँ उनकी अकेली विधवा बहन थी, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। तो मजबूरी में फिर मैंने बीएससी किया, फिर एमएससी किया। और एमएससी करने के तुरंत बाद उस साल क्या हुआ था कि 12th मतलब 11th वाले भी आ गए थे, और 12th का भी कुछ इस तरह का था। तो कॉलेज में बहुत भीड़ हो गई थी फर्स्ट ईयर में। तो तदर्थ नियुक्तियां होती थी। गिरजा शंकर भी मेरे साथ ही थे। अच्छा। तो मैं बॉटनी में पढ़ाता था, वो 70 या 90 रुपए देते थे। फिर जितनी नौकरियां निकलती थी तब बहुत आसानी से मिल जाती थी, तो सबके लिए अप्लाई कर दिया मैंने। यूडीटी, हायर सेकेंडरी लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी साहब। तो हो गया, पहले यूडीटी में हुआ, 2-3 महीने यहाँ रहा रायपुर करचुलियान में। लोगों ने कहा भी कि कॉलेज छोड़ के मत जाओ। मैंने कहा कि ये कम से कम सरकारी नौकरी है जी। फिर वहां से लेक्चररशिप के लिए हुआ तो देवराज नगर में रहे 1-6 महीने जी। फिर वहां से कॉलेज में हो गया पीएससी से सिलेक्शन जी। और तभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो गपशप में मैंने तुमसे कहा था कि वो डिप्टी कलेक्टर वाला इंटरव्यू दिया था जी। लेकिन मैं उस मतलब रिटर्न में सेलेक्ट हो गया। इंटरव्यू में वो लोग मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट ले रहे थे। बॉटनी से मैं एमएससी था, बॉटनी के ही प्रश्न पूछते थे। जब मैं बताऊं तो कहें कि नहीं मेरी समझ में ऐसा नहीं होता। वो ये देख रहे थे कि ये इरिटेट होता है या नहीं, क्या? और मैं हो गया। तो मैंने उन्हीं को खरी खोटी सुना दी कि आपको सब्जेक्ट के विषय में कोई जानकारी ही नहीं। फिर होलकर कॉलेज में नियुक्ति मिली। उसके तुरंत बाद वही लिस्ट लगी थी। तो वो सब देख करके ही मैं गया था इंटरव्यू देने। मुझे ये लगा कि कॉलेज में तो हो ही गया है। तो वहां जो हेड थे वो यहाँ मेरे जो हेड थे रीवा साइंस कॉलेज में डॉक्टर रामजी शर्मा जी। उनके मित्र थे डॉक्टर डीएन मिश्रा राज। अच्छा। उन्होंने कहा कि पंडित जी आप एक बार और रिटर्न में बैठिए,
मेरी जिम्मेदारी है इंटरव्यू की, कहो तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख दूं। इंदौर में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो डॉक्टर मिश्रा राज को ना जानता। क्या बात है। तो मैंने कहा कि सर वो तो ठीक है, लेकिन जिस टेम्परामेंट की जरूरत है सिविल सर्विसेज में, सही, वो मेरे भीतर नहीं है। ये गुंडे लफंगे कोई भी नेता के चले आएंगे कॉलर खड़ा किए और अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, मैं सह नहीं पाऊंगा। फालतू की फौजदारी होगी और सस्पेंड नहीं, सीधे मैं टर्मिनेट होऊंगा। यथार्थ है। तो इससे बेहतर ये है कि मैं ये नौकरी करूं जो मेरे तेवर की है, जो मेरे तेवर की है और जो मेरे पिता थे शिक्षक, वास्तव में। है तो फिर मैं इसमें मतलब इसको ज्वाइन किया मैंने। वहाँ प्रिंसिपल थे डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर। अच्छा। उन्होंने बुलाया मुझे जी। बोले कि बेटे सेक्रेटरी से मैंने तुम्हें मांगा है। तो मैंने कहा कि सर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ मांगा है कि पीएससी में मेरी तो तीसरी पोजीशन है, मेरे ऊपर 2 लड़कियां हैं, नंबर 1 नंबर 2, आप उनको मांगते तो ज्यादा भला होता महाविद्यालय का। तो हंसे बड़े जोर से, बोले कि तुम बच्चे हो, तुम नहीं जानते पहले नंबर पे मंत्री की बेटी है, अच्छा, दूसरे नंबर पे सेक्रेटरी की बेटी है। हाँ, तो मैं उनकी खुशामद करता हाँ, कि उनसे मैं पढ़वाता। क्या बात है। बोले कि तुम गलतफहमी में हो कि तुम्हारी तीसरी पोजीशन है। वास्तव में हाँ, मैंने तुम्हें इसीलिए चाहा है कि तुम इस महाविद्यालय में मेरा सहयोग करो। क्या? मैंने कहा ठीक है सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी तल्लीनता से, पूरी ईमानदारी से मैं अपना काम निभाऊंगा। वो खुश भी रहे। और इसी बीच फिर मैं थोड़ी बहुत कविताएं लिखने लगा था जी। लेकिन कविताओं का पब्लिकेशन जी, कविताओं का, कहानियों का, इनका मैंने रिटायर होने के बाद ही करवाया। अच्छा। क्योंकि दरअसल है क्या कि हर सत्ता ये चाहती है कि जो लिखने वाले हों, जो बोलने वाले हों, वो सत्ता के विरोध में ना बोलें, गुणगान करें। तो मैंने सोचा कि बीच में अगर इस तरह का कोई लफड़ा आया तो मैं कहाँ ये पेशी का वो मुकदमा लड़ूंगा कि नौकरी करूंगा। यथार्थ है। और जो अच्छे साहित्यकार रहे हैं वो भी ये मानते रहे हैं कि साहित्यकार जो है वो सत्ता का प्रतिपक्ष होता है, यथार्थ सत्ता का चापलूस नहीं होता है। यदि वास्तव में साहित्यकार है तो मंचीयता से परे है तो मंचीयता ने तो सारे साहित्य का ही सत्यानाश किया है। यथार्थ है। बिल्कुल। जैसे तुम देखोगी कि कबीर हैं, तुलसी हैं, मीरा हैं, सूर हैं, यथार्थ। ये कोई मंची नहीं थे। और कबीर को तो इस देश ने बहुत दिनों तक कोई प्राथमिकता ही नहीं दी। और अब सब गुणगान करते हैं क्योंकि वो आदमी यथार्थ बोला। बिल्कुल सत्य। हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। क्या बात है जी। तो उसके बाद फिर पब्लिकेशन शुरू हुए। उसका कारण भी है दादा, सत्य को सभी स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं, कोई नहीं करता यार। तीखा होता है, हाँ, कड़वा होता है। हाँ, इस कारण से उसको स्वीकारना नहीं होता ही नहीं है यार। और अधिकतर ऐसा होता है कि जैसे आपने आलोचना कर दी ना, जी जी, और ये मेरा दुर्गुण है कि गोष्ठी चल रही है, बातें हो रही, तो भी मैं बोल देता हूँ कि यहाँ ये ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे आदमी को कौन पसंद करे। कई बार मुझे भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं इसी मामले में। हाँ, नहीं होता होगा। बिल्कुल।
कि जब आप बोलेंगे जी तो अच्छा होता यह है कि हमारे बहुत सारे जो तथाकथित साहित्यकार हैं उन्होंने गिरोह पाल रखे हैं। बिल्कुल दादा। है? और ये भी कई बार सुनने में आया कि मान लो तुम रास्ते में जा रहे हो और बैल खड़ा है तो तुम उससे लड़ने थोड़ी लगोगे, तो मैंने कहा डंडा लेके उसे किनारे कर सकती हूँ ताकि दूसरे से ना लड़े। तो ये होता है वास्तव में। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो मैं तो न इस पक्ष में हूं जी कि जैसे आप विचारधारा की पैरवी करें, यथार्थ कोई भी विचारधारा हो, वो दायित्व भी है है रचना कि आप निरपेक्ष हो करके जी और आलोचना कर सकें, यथार्थ सही बोल सकें, तो आप अपने धर्म को निभा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर इस डर से कि वो सत्ता नाराज हो जाएगी, हमको ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, ना मिले, व्यवहार नष्ट हो जाएगा। भाई मैंने तो न जाने कितने ऐसे लेखकों कवियों का जैसे पत्रिकाएं मेरे पास पड़ी हैं, अभी भी 3-4 ले आए थोड़े दिन पहले। जी जी ऐसे ऐसे लोगों का परिचय में पढ़ता हूं कि 50 किताबें छप चुकी, 56 किताबें छप चुकी, लेकिन उनको जानता कोई नहीं जानता है। तो इस तरह का जो कुकुरमुत्ता लेखन है, यथार्थ है। और केवल इसलिए कि छपे पत्र में, पत्रिकाओं में, और हमारा कुछ नहीं होने जा रहे हो तुम है, और भ्रम की कोई दवा नहीं है। कोई दवा नहीं। जी तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमसे कहा जी कि आप कम लिखिए लेकिन एकदम सही सटीक लिखिए। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे कवि, हाँ, कवि और कहानीकार हुए हैं जिन्होंने कम लिखा, बिल्कुल, लेकिन वो अमर हैं। बिल्कुल, एक ही कहानी लिखी लेकिन वो उस पर मैं तुमको एक गीत सुनाता हूँ। जी जी। सुनो बंधु अमरत्व के लिए एक कथा या गीत बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। सुनो बंधु अमरत्व के लिए एक कथा या गीत बहुत है। बंकिम चंद्र नहीं थे कोई गीतकार जाने पहचाने। क्या बात है। बंकिम चंद्र नहीं थे कोई गीतकार जाने पहचाने, पर वंदे मातरम गीत के कारण उनको दुनिया जाने। क्या बात है। वैसे गीत लिखे जाने की प्रथा पुरानी मीत बहुत है। क्या बात है। और सुनो बंधु अमरत्व के लिए एक कथा या गीत बहुत है। क्या बात है। केवल कुछ कहानियां लिखकर अमर हुए चंद्रधर गुलेरी। वाह। केवल कुछ कहानियां लिखकर अमर हुए चंद्रधर गुलेरी, और एक पूस की रात दे गई प्रेमचंद्र को यश की ढेरी। क्या बात है। केवल कुछ कहानियां लिखकर अमर हुए चंद्रधर गुलेरी, और एक पूस की रात दे गई प्रेमचंद को यश की ढेरी। जबकि लाखों अनुभव करते पूस मांघ के शीत बहुत हैं। क्या बात है। केवल कुछ कहानियां लिखकर अमर हुए चंद्रधर गुलेरी, एक पूस की रात दे गई प्रेमचंद को यश की ढेरी। क्या बात। जबकि लाखों अनुभव करते पूस मांघ के शीत बहुत है। और सुनो बंधु अमरत्व के लिए एक कथा या गीत बहुत है। क्या बात है। अंत में है जी कि लाखों लाख कुकुरमुत्तों पर भारी पड़ता एक कमल है। हाँ। यथार्थ। लाखों लाख कुकुरमुत्तों पर भारी पड़ता एक कमल है, एक सूर्य एक चंद्र के बिना धरती अंधकूप दल दल है। वाह वाह। लाखों लाख कुकुरमुत्तों पर भारी पड़ता एक कमल है,
और एक सूर्य एक चांद के बिना धरती अंधकूप दल दल है। क्या बात है। और सारे दुख दुश्मनी मिटाने, सारे दुख दुश्मनी मिटाने एक संत एक प्रीति बहुत क्या है। बात है। और वाह। सुनो बंधु अमृत के लिए एक कथा या गीत बहुत है। वाह वाह। ये किताब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जी धन्यवाद। अब ठीक है। जी धन्यवाद।